आखिर किस आग से खेल रहे हैं राहुल गांधी? प्रियंका गांधी हाथ जोड़ती रही, लेकिन फिर भी क्या कहने से नहीं हिचके राहुल गांधी? क्या राहुल गांधी की निर्भयता से डरती है मोदी सरकार? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखिए ये वीडियो। Yesterday, my sister said to me, now personal बात है तो बोलनी नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, नहीं माफ करूंगा. She said to me, Rahul, you realize that you're playing with fire. And I said, yeah, Priyanka, I am playing with fire. I will continue to play with fire. I'm not scared of playing with fire. I have come here. Look, I am eventually, like most of you, I'm going to end up in the fire. Right? So what is the problem playing with the fire? My family has taught me that. My family has taught me do not be scared of cowards. My family has taught me that the most cowardly thing you can do ever is be scared of a coward. Right? And that's who we are dealing with. You please understand. That's exactly who we're dealing with. And my sister will tell you. Someday she'll also give a open-hearted speech and she'll tell you exactly the extent to which the ruling ideology is based in cowardice. 2 अगस्त को दिल्ली के विज्ञान भवन में राहुल का यह भाषण ऐतिहासिक रहा। वे देश भर से आए वकीलों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन लग रहा था कि कोई राजनेता नहीं, दार्शनिक या संत बोल रहा है। प्रियंका गांधी के रोकने के बावजूद राहुल गांधी ने वो बताया जो उनके दिल में है। उन्होंने कहा कि वे जानते हैं कि वे आग से खेल रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार कायरो की है और कायरो से डरना सबसे बड़ी कायरता है। वे आग से खेलेंगे और एक दिन इसी आग में खाक हो जाएगी। यानी राहुल गांधी उस खतरे को जानते हैं जो मोदी सरकार से लड़ने में और इस तरह लड़ने में हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग के जरिए देश में हो रही वोटों की चोरी का जो मुद्दा उठाया है, उसकी कड़ी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन राहुल निर्भय हैं। वे हर हाल में सच बोल रहे हैं, बेहिचक। जब राहुल ये कह रहे थे तो याद आ रही थी मध्यकालीन संतों की बात। कबीर ने कभी कहा था, पानी केरा बुलबुला जो मानुष की जाति, देखत ही बुत जाएगा ज्यों तारा पर भाती। या कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी, कूटे ही कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्कथो ज्ञानी। यानी जीवन की क्षण भंगुरता कभी नहीं भूलनी चाहिए। जीवन क्षण भंगुर है और इसीलिए जीवन का सार्थक होना बेहद जरूरी है। एक दिन सबको आग में मिलना है और फिर राख हो जाना है। लेकिन ये सब एक राजनेता बोल रहा है। अचरज की बात ये है, ये दुनिया से वैराग्य लेने की बात नहीं, दुनिया को बेहतर बनाने के संकल्प से जुड़ी बात है। शायद राहुल गांधी को ये विरासत में मिला है। राहुल के भाषण सुनकर तो चेहरे याद आ गए। पहला, इंदिरा गांधी, यानी राहुल गांधी की दादी इंदिरा, जिन्होंने देश की अखंडता के लिए जान दे दी। वे प्रधानमंत्री थीं और खालिस्तान के आंदोलन के उन खूनी दिनों में उनके सुरक्षा सलाहकारों ने समझाया था कि सिख अंगरक्षकों को हटा दो, लेकिन उन्होंने कहा कि वे अपने देशवासियों पर भरोसा करना नहीं छोड़ सकते, धर्म की वजह से किसी पर शक नहीं कर सकते। वे आइडिया ऑफ इंडिया का झंडा उठाए हुए थी और शहीद हुई। दूसरा चेहरा
राजीव गांधी का, यानी राहुल के पिता और शहीद इंदिरा के बेटे। मां की शहादत के बाद देश ने उन्हें भी अभूतपूर्व बहुमत देकर प्रधानमंत्री बनाया था। देश में कंप्यूटर क्रांति का बिगुल फूंकने वाले राजीव गांधी ने भी झुकना मंजूर नहीं किया। वे शहीद हो गए। दरअसल गांधी परिवार शायद देश का एकमात्र ऐसा परिवार है जिसका हर सदस्य आजादी की लड़ाई में जेल गया और आजादी के दौर के जो संकल्प थे उनसे आज भी बंधा हुआ। याद है मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने अपना स्वराज भवन उन दिनों कांग्रेस का मुख्यालय बना दिया जब लोग सड़क पर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे। इलाहाबाद में उनका स्वराज भवन ही कांग्रेस का मुख्यालय और आजादी की लड़ाई का केंद्र था। फिर अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू को भी आजादी की लड़ाई में झोंक दिया। एक समय ऐसा था, असहयोग आंदोलन के समय, जब जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू एक साथ नैनी जेल में बंद थे। जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूप रानी नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू भी आजादी की लड़ाई में जेल गए। बहन विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हाठी सिंह वे भी जेल गई। बेटी इंदिरा गांधी ने तो अपना 25वां जन्मदिन अपने पति फिरोज गांधी के साथ जेल में ही मनाया। वे भारत छोड़ो आंदोलन के झंझावाती दिन थे। जो लोग गांधी परिवार पर वंशवाद का आरोप लगाते हैं वे शायद संघर्ष की इस विरासत, इस परंपरा को नहीं जानते। उन्हें सोचना चाहिए कि राजीव गांधी की शहादत के बाद ये परिवार सत्ता में कहां था। उसके बाद ये सत्ता में आज तक नहीं है उस तरह से। राजीव जी की शहादत के बाद परिवार राजनीति से भी बाहर हो गया। 6-7 साल बाद जब कांग्रेस टूट गई थी तो पार्टी को बचाने की गुहार सुनकर सोनिया गांधी राजनीति में आई। उन्होंने कांग्रेस को संभाला ही नहीं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी कद्दावर शख्सियत को हराकर कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनाने में कामयाबी हुई। वे चाहती तो तब प्रधानमंत्री बन सकती थी, लेकिन उन्होंने इस पद के लिए मनमोहन सिंह का समर्थन किया और 10 साल तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चली, जिसने विकास की नई इबारत लिखी। इस बीच राहुल गांधी लगातार देश की जनता से जुड़कर अपनी विचारधारा को मांझते रहे। कई बार अपनी ही सरकार की उन्होंने आलोचना की, खास तौर पर भूमि अधिग्रहण बिल का मामला हम सब जानते हैं। बाद में इस बिल को वापस लेना पड़ा। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह देश में सांप्रदायिक नफरत और कॉरपोरेट लूट का माहौल बना है, उसने एक नए राहुल गांधी को जन्म दिया है। उनके संकल्प को हम लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी जानते हैं कि मीडिया पर तो सरकार और कॉरपोरेट का कब्जा है, वो उनकी बात या विपक्ष की बात को नहीं सुनेगा। न जाने कितने मुकदमों में उन्हें फंसाया गया। पिछले सदन में तो उनकी लोकसभा सदस्यता ही खत्म कर दी गई थी, उनका घर छीन लिया गया था। लेकिन राहुल गांधी लगातार बीजेपी और आरएसएस की विषैली जुगलबंदी के खिलाफ बहादुरी से लड़ ही नहीं रहे, देश में नई राजनीति की अलख भी जला रहे। 10,000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा एक अभूतपूर्व यात्रा थी मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, और अब वे सामाजिक न्याय की राजनीति एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। सामाजिक न्याय को राजनीति की धुरी बना रहे हैं। जाति जनगणना और उससे आने वाला परिवर्तन समझने वाले समझ रहे हैं। जाति जनगणना के लिए तो केंद्र सरकार भी मजबूर हुई है ये कहने के लिए कि हाँ वो कराएगी, हालांकि इसे कल तक वे प्रधानमंत्री मोदी अर्बन नक्सलवादियों की मांग बता रहे थे। ऐसे में जब प्रियंका गांधी चेताती हैं कि आग से मत खेलो, तो उसकी कुछ वजह इतिहास बताता है कि इस तरह के लोगों के साथ क्या सलूक। जब अमेरिका में अश्वेतों के अधिकार का सवाल उठा तो गृह युद्ध हो गया। अब्राहम लिंकन जैसे राष्ट्रपति को गोली मार दी गई, वो भी क्रांति के 84 साल बाद वहां पर गृह युद्ध हुआ। उसी देश में मार्टिन लूथर किंग को भी शहीद होना पड़ा, और भारत में आजादी के तुरंत बाद महात्मा गांधी को भी इसीलिए शहीद किया गया
कि वे सबके लिए इंसाफ की बात कर रहे थे, न्याय की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी नहीं हो। ऐसा करते हुए वे उस भारत की महान परंपरा के वाहक थे जिसमें किसी को भी अन्य या अपने से अलग नहीं माना जाता। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। जो ये कहता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये पराया है, ये अपना है, जो ऐसी गिनती करता है वो नीच लोग। जो उदार लोग होते हैं उनके लिए तो पूरी वसुधा ही एक परिवार है। इसलिए महात्मा गांधी कहते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर और अल्लाह एक ही, उसी का नाम। लेकिन कुछ ऐसे धार्मिक लोग हैं भारत में जो ईश्वर को अल्लाह से अलग करने की मूर्खता कर रहे हैं, और मूर्खता कर ही नहीं रहे हैं, ऐसी मूर्खता को संगठित भी कर रहे हैं। इसी गिरोह का नाथूराम गोडसे भी था जिसने महात्मा गांधी एक निहत्थे बुजुर्ग के सीने पर 3 गोलियां दाग दी, जबकि पिस्तौल चलाना जानने के बावजूद उसने किसी अंग्रेज को एक कंकड़ भी नहीं मारा। तो ये ऐसे धार्मिक लोग हैं जो ये तो मानते हैं कि सारी दुनिया को ईश्वर ने बनाया, लेकिन जो इनके धर्म से अलग हैं उन्हें दुश्मन मानते हैं। तो क्या मुसलमानों और ईसाइयों का ईश्वर अलग है? क्या हिंदुओं के ईश्वर ने सिर्फ हिंदुओं को बनाया? क्या ईश्वर का क्षेत्र केवल जम्बू द्वीपे रेवा खंडे है और उसके बाद अल्लाह का और उसके आगे गॉड का इलाका शुरू हो जाता है? अफसोस कि भारत भूमि में ऐसी मूर्खता का विस्फोट हो रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ और राहुल गांधी उसी महात्मा गांधी की राह पर चल रहे हैं। इसलिए उन्हें पता है कि वे आग से खेल रहे हैं, राजपाट के लिए नहीं जुटे। इसलिए जब वकीलों के इस सम्मेलन में कुछ लोगों ने नारा लगाया कुछ ऐसा कि जैसे अगला राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, तो जो जवाब दिया राहुल गांधी ने उसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ेगी। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। नहीं बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। यानी सिर्फ ये नहीं कहा कि वे राजा नहीं है, ये भी कहा कि वे इस अवधारणा के खिलाफ हैं। अब जरा इसकी तुलना मोदी जी की उन तस्वीरों से कीजिए जिसमें वे सेंगोल स्थापित करने के लिए संसद में प्रवेश कर रहे हैं, और सेंगोल राजशाही का प्रतीक था। या फिर मोदी जी की वे तस्वीरें जिसमें वे कंधे पर दुशाला लटकाए हुए राजा जैसी भंगिमा बनाए हुए चल रहे हैं। उनके हर कोण से तस्वीरें खींचकर आपके सामने पेश की जाती है, लगातार नई नई पोशाकें। वैसे राजा की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो किसी के प्रति खुद को जवाबदेह नहीं मानता, और मोदी जी बिल्कुल वैसे। इसीलिए संसद में भी वे जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहस हुई तो जवाब देने लोकसभा में तो गए, राज्यसभा में नहीं गए। लेकिन उनका दुर्भाग्य और देश का सौभाग्य है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी सामने हैं, जो न राजा है, न बनना चाहते हैं राजा, और न राजतंत्र की अवधारणा पर यकीन ही करते। लेकिन सरकार भी ये बात जानती है कि न वो राहुल गांधी को डरा सकती है और न ही खरीद सकती। और यही 2 दांव हैं जो मोदी जी और बीजेपी को आते हैं, जिसके दम पर तमाम खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाई जाती हैं। राहुल गांधी अब वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम साबित हो सकती है, जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत, और डॉक्टर पंकज स्पीक्स के साथ अपना स्नेह बनाए रखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।